तो आज सुपर पावर अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और इसी पर टिकी है पूरी दुनिया की नजर। चुनावी मैदान में कमला हैरिस हैं और सामने डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आप जानते हैं करीब 6.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया और इसके बाद आज वोटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव से पहले कमला हैरिस की आज अंतिम रैली, ये फिलाडेल्फिया में रैली चल रही है। कमला हैरिस का ये संबोधन फिलाडेल्फिया में शुरू हो चुका है। तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अमेरिका के फिलाडेल्फिया में मतदान से ठीक पहले कमला हैरिस की ये आखिरी चुनावी रैली, अंतिम चुनावी रैली है। आपको सुनाने की कोशिश करते हैं यहां पर कमला हैरिस की ये रैली फिलाडेल्फिया में। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। However, the race ain't over yet, and we must finish strong, and this could be one of the closest races in history. Every single vote matters, so let me ask you, who here has a plan to vote? All right, well, help spread the word. Here in Pennsylvania, polls are open tomorrow morning from 7 a.m. to 8 p.m., 7 a.m. to 8 p.m. And no matter what state you live in, if you are watching this, please go to iwillvote.com for all the information you need, including when and where to vote and where to drop off your mail-in ballot. And I also ask you to please talk with your friends and your family and your neighbors. Share your perspective on why you... तो कमला हैरिस को आप सुन रहे थे अपनी आखिरी चुनावी रैली को इस 2024 चुनाव के लिए संबोधित करते हुए, और खुद मान रही है इस रैली में कि इस बार जो मामला है वो बेहद नजदीकी है। हिंदुस्तान में वैसे सबके मन में अब सवाल यही है कि आखिरकार ट्रंप राष्ट्रपति बने या कमला हैरिस राष्ट्रपति बने, आखिर किसके जीतने से भारत को ज्यादा फायदा मिलेगा। इसी को समझने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर अपने सहयोगी अखिलेश के पास। बिल्कुल रोमाना, दर्शकों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, दोनों जो उम्मीदवार हैं यहां पर राष्ट्रपति के, उनको लेकर किस तरह की बातें सामने आती हैं। कमला हैरिस की बात की जाए तो भारतीय मूल की हैं, आप सभी को पता है। कल ही एक वीडियो जारी करके उन्होंने बताया भी कि उनकी मां हिंदुस्तान से 19 साल की उम्र में आई थी। वो वीडियो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। तो ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे संबंध हैं। हाउडी मोदी से लेकर हिंदुस्तान में स्वागत तक कई मौकों पर दोनों की केमिस्ट्री हमारे दर्शकों ने भी देखी है। हालांकि 370 हटने पर कमला हैरिस की बात की जाए तो उन्होंने भारत विरोधी बयान दिया था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप आंतरिक मामलों में कम हस्तक्षेप के समर्थक रहे हैं, यानी हस्तक्षेप कम करते हैं। वो भारत से कारोबार बढ़ाने के पक्ष में हैं। कमला तो नए क्षेत्रों में भारत से समझौतों के लिए तैयार हैं। ट्रंप कारोबारी समझौते होने की उम्मीद उनसे की जाती है, कमला ने जताई है। तो ट्रंप की बात करें तो भारत को टैरिफ किंग तक वो कह चुके हैं। वो बयान आपको भी ध्यान होगा जब वो बात उन्होंने कही थी। H-1B वीजा बढ़ाने के पक्ष में है कमला हैरिस, जबकि प्रवासियों के लिए नियम कड़े करना चाहते हैं ट्रंप। ये दोनों की जो पॉलिसीज है, जो नीति है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप मजबूत करेंगी कमला हैरिस, जबकि क्वाड को मजबूत करने के पक्ष में ट्रंप हैं। रक्षा क्षेत्र के लिहाज से बात करें तो चीन का दबदबा घटाने का कमला का फैसला भारत के लिए फायदेमंद होगा, जबकि रक्षा क्षेत्र में तकनीकी समझौते करने के पक्षधर हैं ट्रंप। मेडिकल क्षेत्र के लिहाज से अगर हम तुलना करें, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, आयात बढ़ाएंगी कमला हैरिस। वहीं भारतीय दवाएं जो इंपोर्ट होंगी उनकी कीमतें बढ़ाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो दोनों का आपने देखा कि क्या अपना नजरिया रहा है भारत को लेकर और विभिन्न मुद्दों को लेकर रोमाना, जिससे हम पर असर पड़ सकता है। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी वॉशिंगटन से मधु भाटिया झा लगातार पल पल का अपडेट पहुंचाने का काम कर रही हैं। न्यूज रूम से आशीष कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार सर जुड़ गए हैं इस वक्त। सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज की इस बड़ी कवरेज में। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे वॉशिंगटन मधु भाटिया झा के पास। मधु, वो फिलाडेल्फिया में जो आखिरी चुनावी रैली को इस 24 चुनाव के लिए संबोधित कर रही थी कमला हैरिस, अभी मैंने दर्शकों को सुनाया, और
आवाज में उनकी थकन साफ तौर पर सुनाई पड़ रही है। कितनी मुश्किल ये लड़ाई उनके शब्दों से ये भी नजर आ रहा था। खुद वो स्वीकार करती हुई नजर आई वहां मौजूद हुजूम के सामने कि साहब इस बार जो लड़ाई है वो बेहद कांटे की लड़ाई साबित हो सकती है अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में। और इसीलिए शायद ये फिलाडेल्फिया, स्विंग स्टेट, पेनिसिल्वेनिया, निकलो घर से बाहर और वोट करो, ये अपील करती हुई सुनाई पड़ रही थी। जी बिल्कुल रोमाना, पेंसिल्वेनिया एक बहुत बड़ा स्विंग राज्य है और जहां तक अभी जो 7 राज्य हैं उनमें से 2 राज्य ऐसा लग रहा है कि शायद कमला हैरिस जीत जाएंगी। तीसरा जो सबसे अहम राज्य है वो है पेंसिल्वेनिया, जहां पर 19 इलेक्टोरल वोट है। अगर ये भी वो जीत जाती हैं तो वो 270 का आंकड़ा छू लेंगी। आपको बता दूं कि 2020 में यही राज्य था कि जैसे ही इसके इलेक्टोरल वोट्स डिसाइड हुए कि ये राज्य डेमोक्रेट्स जीत गए हैं, तब जो बाइडेन ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की थी, क्योंकि उन्होंने इसी राज्य के जीतते ही 270 का आंकड़ा छू लिया था। लेकिन आप जिस रैली की बात कर रही हैं, इसी फिलाडेल्फिया शहर में, यहाँ पर 2016 में हिलरी क्लिंटन ने भी अपनी रैली की थी और बहुत धूमधाम से की थी। जितना जोश आज आप देख रही हैं वहीं पर उतना जोश था। उस रैली में एबीपी की टीम भी मौजूद थी और वहाँ पर मैंने खुद देखा था कि जितना जोश लोगों में दिख रहा था वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो क्या आज वैसा होगा? क्या कमला हैरिस के लिए जो जोश आप इस समय फिलाडेल्फिया की रैली में देख सकती हैं, क्या कल वो वोट्स में बदलेगा? ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये राज्य दोनों उम्मीदवारों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और ये भी इस बात से को दर्शाता है कि कमला हैरिस ने अपना क्लोजिंग आर्गुमेंट, अपनी कैंपेनिंग का अंत फिलाडेल्फिया में किया है, पेंसिल्वेनिया राज्य में किया है। आखिरी दम तक वो इस राज्य को जीतने की कोशिश करती रहेंगी। बिल्कुल, 7 स्विंग स्टेट्स हैं और इन्हीं 7 स्विंग स्टेट्स में ये जो उम्मीदवार हैं वो पूरा जोर लगाते हुए, और इसी क्रम में कमला हैरिस पेनिसिल्वेनिया में ये जो उन्होंने अपना चुनावी भाषण, इस 24 चुनाव में आखिरी भाषण दिया है। मैं जल्दी से जरा अशोक सज्जनहार सर का रुख करती हूँ। सर, क्या लग रहा है आपको? आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बार का अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव? अशोक सर। जी बहुत धन्यवाद रुमाना, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जैसे आपने कहा, जैसे आपकी रिपोर्ट ने कहा और जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा वाशिंगटन से, बिल्कुल वही बात है। कांटे की टक्कर है। देखा जाए तो पिछले 20-24 साल से जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जब इलेक्शन हुआ था 2000 में एल गोर के विरुद्ध, तो वो भी बहुत ही नज़दीकी था। वहाँ पर भी 532 वोट से जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति घोषित किया था। इस बार भी बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। और देखिए, जो भी सर्वेज आए हैं रुमाना, जो भी पोल्स आई हैं, वो कभी कहती हैं जो ट्रंप आगे हैं, कभी कहती हैं कमला हैरिस आगे हैं, परंतु जितना भी वो आगे हैं वो विद इन द मार्जिन ऑफ एरर है। तो इसीलिए कोई किसी का पोल्स का विश्वास नहीं किया जा सकता। परंतु यही बताया गया है, अब 224 वोट इनके पास हैं, इलेक्टोरल वोट्स। कमला हैरिस के पास 219 इलेक्टोरल वोट्स हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास। और जो 93 वोट्स हैं इलेक्टोरल वोट्स, वो हैं इन 7 जो स्विंग स्टेट्स कहा जाए या बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाए। सबसे महत्वपूर्ण उसमें है पेंसिल्वेनिया, उसके सबसे ज़्यादा हैं 19 इलेक्टोरल वोट्स। तो इसीलिए सभी ये दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, प्रत्याशी हैं, ये पेंसिल्वेनिया का दौरा बहुत कर रहे हैं जिससे कि पेंसिल्वेनिया अपनी तरफ आ जाए। कमला हैरिस के लिए अगर ये 3 स्टेट्स जिसे कहा जाता है ग्रेट लेक स्टेट्स, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, ये इनको मिल जाते हैं तो ये 270 के आंकड़े को पार कर जाएंगी और राष्ट्रपति बन जाएंगी। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया, इसी तरीके से स्विंग स्टेट ही है और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप भी आखिरी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत क्रूशियल है। सभी जानते हैं कि स्विंग स्टेट्स क्या भूमिका निभा सकती हैं। इट मे कम डाउन टू द वायर्स। यही डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है कि स्विंग स्टेट्स जिनके बारे में, जिनके पक्ष में ज़्यादा फैसला आता है, वो शायद सेल थ्रू करने में कामयाब हो। बहुत क्रूशियल रहने वाला है। सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से कितना क्रूशियल रोल ये प्ले करते हैं। तभी देखिए दोनों ही कैंडिडेट्स जो हैं पूरी जान झोंके हुए हैं स्विंग स्टेट्स में जा करके, और खास करके पेंसिल्वेनिया जिसका जिक्र मधु भाटिया झा भी कर रही थी, एम्बेसडर सज्जनहार भी कर रहे थे। जब 19 इलेक्टोरल वोट्स वहाँ के हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। और इसी वजह से लिहाजा ये बहुत नेक टू नेक बैटल है। अभी तक ये कहा नहीं जा रहा है। तमाम तरीके के सर्वेज आ रहे हैं जिसमें कभी कमला हैरिस को आगे बताया जा रहा था, कभी डोनाल्ड ट्रंप को बताया जा रहा था। कुछ महीने पीछे जाइए तो कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत इजी जीत रहे हैं। उसके बाद ऐसा कैचअप किया कमला हैरिस ने कि लोग कहने लगे कि कमला हैरिस बड़ी आसानी से कंफर्टेबल विक्ट्री दर्ज कर लेंगे। और अब इतना करीबी मामला हो गया है कि इट इज़ ऑल कम डाउन टू, बॉयल डाउन टू
स्विंग स्टेट्स, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भले ही दोनों कैंडिडेट्स वहां जाकर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार इन स्टेट्स के लोग किनके पक्ष में अपना मत देते हैं। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से मधु का एक बार फिर से रुक करते हैं। मधु, जिस तरीके से आखिरी जो चुनावी सभा, प्रचार सभा इस 24 राष्ट्रपति चुनाव के लिए हम देख रहे हैं, कमला हैरिस जो है वो फिलाडेल्फिया, पेनिसिल्वेनिया में जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का खेमा, डोनाल्ड ट्रंप कहां पर किस तरीके से जोर लगा रहे हैं, किस स्विंग स्टेट में है? मिशिगन? जी हाँ, और उनकी आखिरी जो रैली है वो आज मिशिगन में है। और आज, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज पेंसिल्वेनिया का दौरा भी किया है। तो आज पेंसिल्वेनिया राज्य में दोनों ही कैंडिडेट्स ने आज अपनी रैलीज की हैं और उसके बाद मल्टीपल स्टेट्स में रैलीज की हैं। रात को 12 बजे तक ये लगातार आखिरी दम तक जितनी रैलीज कर सकते हैं, जितना अपना कैंपेनिंग का मैसेज पहुंचा सकते हैं, उसकी कोशिश उन्होंने की है। क्योंकि औपचारिक तौर पर अगले दिन जब ये पोल्स खुलेंगे, वोटिंग होगी, तब वो कैंपेनिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उनका वोटिंग स्टाफ है, जो कैंपेन स्टाफ है, वो लोगों को ज़रूर लुभा सकता है ये कहने के लिए कि आप बाहर जाके वोट कीजिए। अगर आपको सपोर्ट चाहिए अपने वोट कैंपेन बूथ तक पहुँचने के लिए, तो हम वहाँ आपको वोटिंग बूथ तक लेकर जाएंगे। उनकी गाड़ी, कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनको गाड़ियों का इंतजाम करने में मदद की जाती है। तो ये सारे इंतजाम जो हैं, दोनों पार्टियां आखिरी दम तक, जब तक पोल्स क्लोज नहीं होते, तब तक वो करते रहते हैं। एक बार फिर से जरा अशोक सर का रुख करते हैं। सर, ये जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव का सिलसिला अमेरिका में हमने देखा, पहले जब जो बाइडेन साहब का नाम सामने निकल कर आया और उनका जो रुख पूरे उस दौरान दिखा, उस वक्त तो माना जा रहा था कि ट्रंप साहब के लिए लड़ाई बहुत ही आसान है, एक तरीके से डन एंड डस्टेड ये फाइट डोनाल्ड ट्रंप के लिए लग रही थी। लेकिन फिर जो डेमोक्रेट्स ने अपना दाव पलटा और बाजी लगाई कमला हैरिस पर, फिर कमला हैरिस एक वक्त तो ऐसा गया था कि लग रहा था वो साफ तौर पर लीड लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो जो बाइडेन ने जहां पहुंचा दिया था डेमोक्रेट्स की इस फाइट को, वहां से जिस तरीके से अब आज की तारीख में कमला हैरिस उसको बिल्कुल बराबरी के मुकाबले पर ले आई हैं, तो ये अपने आप में एक माना जाएगा कि ऐतिहासिक लड़ाई देखने के लिए मिल रही है राष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका में। जी, ये मुझे प्रश्न है। जी सर। जी, धन्यवाद। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जब 21 जुलाई को जो बाइडेन ने जब ये कहा, उन्होंने प्रपोज किया जो कमला हैरिस उनकी जगह पर प्रत्याशी बनेंगी, तो जो सबसे ज्यादा बड़ा अटैक डोनाल्ड ट्रंप करते थे जो बाइडेन के ऊपर, वो करते थे उनकी उम्र के बारे में, जो वो बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं, बहुत ही अस्थिर हैं और ठीक सोच नहीं सकते हैं। और ये सब सामने आ गया था जब उनकी पहली डिबेट हुई थी, और उस पहली डिबेट में जो बाइडेन का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही निम्नतम स्तर पर था, और जैसे वो बिल्कुल अपने सोचने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत दबाव आया जो आपको ये छोड़ देना चाहिए, आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए। और फिर उन्होंने कमला हैरिस को प्रपोज किया। कमला हैरिस जब आई तो देखिए जो पासा एकदम पलट गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 78 साल के हैं और कमला हैरिस अभी 60 साल की हुई है। तो जो उम्र का वो जो तकाजा वो कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के विरुद्ध, वो यहाँ पर कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध करने लगी। और जब उसके बाद डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुआ, उसमें उनको बहुत मोमेंटम मिला, उसमें उनको बहुत स्पाइक मिला और वो बिल्कुल आगे चली गई। परंतु फिर अब ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले हुए, उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, सिंपैथी वोट हुआ, और फिर आगे चलते हुए हम देख रहे हैं जो कुछ ऐसे मुद्दे ले लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, एक अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, दूसरा इमिग्रेशन पर, जिससे कि वो भी अपने को ऊपर लाने में समर्थ हुए हैं। बिल्कुल, और इसीलिए मामला जो है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर पर आकर अटका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अशोक सर। इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये खबर सामने आई है। मुंबई पुलिस को एक और पिस्टल मिली है। पुणे से एक और पिस्टल मुंबई पुलिस ने बरामद की है। सिद्दीकी हत्याकांड में ये 5वां हथियार है जो मुंबई पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि अभी भी एक और हथियार की तलाश मुंबई पुलिस को है। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड जिशान, उसकी हरियाणा और राजस्थान में तलाश की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज से किस तरीके से ये एक और हथियार जो पुणे से बरामद किया है पुलिस ने, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? सूरज, क्राइम ब्रांच लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टीमें भी तैनात की गई हैं।
जिशान अख्तर नाम का जो आरोपी है वो अब भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। एजेंसियों को शक है कहीं वो नेपाल तो नहीं चला गया है। मीनवाइल जो अलग अलग आरोपी है उनसे इंटरोगेशन जब की जा रही थी, उसमें रुपेश मोहोल नाम का जो आरोपी था, जब उसके घर की तलाशी दोबारा से ली गई तब मुंबई पुलिस को वहां से एक पिस्टल मिला और कुछ लाइव बुलेट्स भी मिले हैं। इसके अलावा आरोपियों ने कन्फेस किया है कि जिन दो अलग अलग को बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी, वो दोनों ही गुट ने तीन पिस्टल्स मंगाए थे, जिसमें से 5 अब तक जब्त की जा चुकी है, एक को अब जब्त करना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी एक हथियार और जब्त होना बाकी है, एक और हथियार पिस्टल जो पुणे से मुंबई पुलिस ने बरामद की है। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानी हमले के बाद अब आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर हमले के खिलाफ एकजुटता रैली निकाली गई है और इस रैली में बड़ी संख्या में भारतीय हिंदू समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया है। इस रैली में खालिस्तान मुर्दाबाद, जय श्री राम ये नारे गूंजे। रैली के आयोजकों ने कनाडा के नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों पर हमले के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने कनाडा सरकार से खालिस्तानियों को समर्थन न देने की मांग की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंदू सभा मंदिर है ब्रैम्पटन में। इसी मंदिर परिसर में खालिस्तानियों ने हमला किया था और इसके बाद देखिए किस तरीके से इसी मंदिर में ये लोगों का जमावड़ा, लोगों की मौजूदगी अपनी इस मांग के साथ कि जो हमले के गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कनाडा सरकार खालिस्तानियों को समर्थन देना बंद करे। इस मांग के साथ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर परिसर में जुटे। ये तस्वीरें आपके सामने हिंदू सभा मंदिर की। ये वही मंदिर है जहां कल हमने आपको दिखाया था हमले के बाद किस तरीके से कटोगे तो बटोगे के नारे भी सुनाई पड़े थे और उसके बाद इसी मंदिर परिसर में जय श्री राम के नारे, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुनाई पड़े। इस बीच मंदिरों पर हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बड़ा बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कनाडा के हिंदू मंदिर में कल जो हुआ वो बेहद चिंताजनक है। आगे उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी। ये बताता है कि इस मामले में हम कितनी गहरी भावना रखते हैं। आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। You know, I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. और आइए अब आपको जरा दो तस्वीरें दिखा देती हूँ। एक तस्वीर वो कल कनाडा के ब्रैम्पटन और सरे में भी हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें हैं। तस्वीरें दिखाइए ज़रा। यहाँ खालिस्तानी जो हैं वो साफ तौर पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर एकजुटता रैली की है जो हमलों के विरोध में ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के बाहर निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर और वहीं पर खालिस्तानी हाथ में पीले झंडे लेकर पहुंच गए। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया, डंडों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। और आरोप तो कनाडा की पुलिस पर भी लगे कि जो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे वो भी खालिस्तानियों को काबू करने की बजाय उल्टा वहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग मौजूद थे उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए। और इसी के विरोध में ये एकजुटता रैली। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले की ऑस्ट्रेलिया ने भी कड़ी निंदा की है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, उनका बयान सामने आया है। कह रहे हैं सभी को सुरक्षित और सम्मानित होने का अधिकार है, चाहे उनकी आस्था और संस्कृति कुछ भी हो, वो कोई भी हो, इससे परे उन्हें सुरक्षा का अधिकार है। ये भारतीय समुदाय के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है। इस बर्बरता से उचित तरीके से निपटना चाहिए। ये बयान अपने आप में बेहद अहम हो जाता है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया है।
और इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व राजदूत दीपक बोरा सर, और साथ ही हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जरा जगविंदर पटियाल के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे जगविंदर पटियाल से न सिर्फ भारत बल्कि अब ऑस्ट्रेलिया से भी जिस तरीके का बयान सामने आया है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दुनिया में कनाडा की मुश्किल अब बढ़ने वाली है। जगविंदर, देखिए रोमाना, ना सिर्फ विदेशों से बल्कि कनाडा में अंदर से भी ये आवाज उठने लगी है। ब्रैम्पटन के मेयर ने, जिनके अंडर वहां की पुलिस आती है, वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्यों ना मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर प्रदर्शन करने पर रोक ही लगा दी जाए। और ये जो हिंदू सभा मंदिर के बाहर हुआ है, उसके बाद वहां के मेयर ने ये फैसला लिया है। इसके बारे में पुलिस से विचार किया जा रहा है और हो सकता है कि अगले 24 या 48 घंटों के अंदर अंदर ये आदेश भी आ जाए कि अब मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर कोई चाहकर भी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अब तक ये रोक क्यों नहीं लगाई गई थी। 1-1.5 किलोमीटर के फासले में अगर गौर रोड की बात करें ब्रैम्पटन के, तो वहां पर इस मंदिर के अगल बगल में 1 से 1.5 किलोमीटर में 2 गुरुद्वारा साहिब पड़ते हैं। वहां पर अगर प्रदर्शन की आशंका थी तो आखिरकार उन दोनों के बीच में पुलिस का पहरा क्यों नहीं बिठाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कनाडा ने जो आग लगाई है उसे अब ये दिख रहा है कि उसमें उसका अपना घर जल रहा है। और ऐसे में ना सिर्फ विदेशों से बल्कि अंदर से भी ये बयान आने लगे हैं। अंटारियो की सिख और गुरुद्वारा काउंसिल ने भी इस बात की निंदा की है। 8 लाख अगर पंजाबियों की जो कनाडा में बसे हुए हैं, मैं उनकी बात करूं तो ये चंद प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर हैं जो इस तरह की बात को मुद्दा बना रहे हैं या उसे हिंसक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के ना तो गुरुद्वारा काउंसिल्स, ना ही गुरुद्वारा मैनेजमेंट, ना ही वहां के सिख इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं। वो अपनी तरक्की के रास्ते पर आगे निकलने के लिए गए हैं। सो सवाल ये है कि जगमीत ट्रूडो मिलकर जिस एक छोटे से सेक्शन को हवा दे रहे हैं, इससे कनाडा का ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, कहीं और का नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है दीपक बोरा सर को आना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर सर, ये जो जगमीत और आप जो नाम लेते हैं वो मैं नहीं दोहराऊंगी, आप ही दोहराइएगा, ट्रूडो साहब का वो पहला वाला नाम जो आप लेते हैं। लेकिन ये जो अपनी सत्ता बचाने के लिए जो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, अब ये खेल दुनिया के सामने खुलता हुआ नजर आ रहा है। बेनकाब हो रहे हैं ट्रूडो साहब। आपके सहयोगी पटेल साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है और आई एम वेरी इम्प्रेस, थैंक यू वेरी मच, जो आपने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है क्या हो रहा है कनाडा में इसके टाइम पे। मैम एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं, जब 1 साल पहले ये डस्टबिन, सॉरी माफ़ कीजिए, जो भी इसका नाम है, जस्ट आउट ट्रूडो ने पहली बार जब आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने उसके डार्लिंग प्लम्बर निज्जर सिंह को मार दिया है, तो उसके बाद उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैम यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में, और उस 20 मिनट के अंदर 15 बार उसने बोला कैनेडा इज कंट्री ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब हमारे प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है, उसमें लिखा है सो प्लीज इंप्लीमेंट द रूल ऑफ लॉ, यानी घुमा के तमाचा मारा है उसके मुंह पे, पर वो डस्टबिन को ये समझ नहीं आएगा। दूसरी चीज मैम, अब पूरी दुनिया में इसके अगेंस्ट आवाज उठ रही है और मेरा मानना है कि भारतीय समुदाय के लोग जो हैं 185 देशों में रहते हैं और 3.5 करोड़ हैं। आर्थिक ताकत बहुत है, पॉलिटिकल ताकत इनके पास बहुत है, ये भी अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मॉरिशस में, गायना में और कई देशों में इंडियंस, हिंदूज वहां के टॉप लेवल पर पहुंचे हैं, वो भी इसकी आवाज उठाएंगे। मेरा अपना मानना है मैम, इफ यू गिव मी अ मिनट मोर, कि हमें कनाडा के साथ निपटने के लिए, कनाडा की समस्या क्या है, बहुत बड़ा देश है, मानसिकता बहुत छोटी है, बनना चाहता है वर्ल्ड लीडर, लेकिन उसके पास आर्थिक ताकत नहीं है, डेमोग्राफिक ताकत नहीं है और मिलिट्री ताकत नहीं है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं जो भारत के पास है। हमें क्या करना चाहिए, जिसे मैं कहता हूं क्वाड्रूपल लॉक, हमारी सरकार करेगी कि नहीं ये उनका फैसला है, मैं निजी तौर पे कह रहा हूं एज अ कंसर्न्ड इंडियन सिटीजन। क्वाड्रूपल लॉक क्या है, सबसे पहले अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को बिल्कुल जमीन पे ले आइए। कैनेडियंस को वीजा मत दीजिएगा, सिर्फ उन लोगों को जो आते हैं भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि यहां पे हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी। दूसरा, कैनेडियन कंपनीज को, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भारत है, चीन तो बंद हो चुका है उनके लिए, उसमें पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए हमारे जो टेंडर्स हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट। तीसरा, हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ने के लिए जाते हैं मैम, उनसे कहा जाए मत जाइए, 8, 10, 15 बिलियन डॉलर जो आप कैनेडियन यूनिवर्सिटीज को देते हैं, मत जाइए, मत खर्च करिए, कहीं और जाइए, जब पेट पे लात मारेगी सीधे हो जाएंगे। और चौथी चीज जो मैं फाइनली बताना चाहता हूं मैम, पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन हमारे समुदाय के लोग 185 देशों में हैं, हिंदू बहुत शक्तिशाली हैं, आप मिलके डिमांड करिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कि कनाडा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित कर दिया जाए। और बहुत से ऐसे देश हैं जो पीड़ित हैं, जो हमारा समर्थन करेंगे, खास तौर से ग्लोबल साउथ, 150 देश जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये हमारे कंस्टिट्यूएंसी, हमारे मित्र हैं, वासुदेव कुटुंबकम। अगर ये सच है, वासुदेव कुटुंबकम, उठिए,
क्योंकि एक उंगली दो उंगली अलग अलग कुछ नहीं, लेकिन जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो ऐसा घूसा मारिए इस डस्टबिन को कि ये इतिहास के क्या आज के कूड़ेदान में चला जाए और कनाडा वाले भी कहेंगे धन्यवाद। बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता है ना, जिस तरीके से हिंदू मंदिरों पर वहां पर अब हमले का ये सिलसिला शुरू हो गया और इसको वहां सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचा रखने के लिए। बहुत शुक्रिया दीपक बोरा सर। जगविंदर पटेल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां डीजीपी चयन से जुड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। डीजीपी के लिए अब यूपीएससी को नाम नहीं भेजना पड़ेगा, अब यूपी सरकार खुद डीजीपी का चयन करेगी, ये जानकारी सामने आ रही है। योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया ये बड़ा फैसला। आपको बता दें, अब उत्तर प्रदेश सरकार खुद डीजीपी का चयन करेगी, ये तस्वीर साफ हो गई है, खबर सामने आ गई है। डीजीपी के लिए पहले वो जो यूपीएससी को नाम भेजना पड़ता था, अब वो नहीं भेजना पड़ेगा। यूपी सरकार खुद डीजीपी का नाम, उस पर फैसला लेगी, उस पर मोहर लगाएगी। हालांकि यूपी सरकार के इस फैसले पर सियासी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए। डीजीपी को लेकर फैसले पर अखिलेश यादव की तरफ से पूछा जा रहा है, क्या व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे? दरअसल योगी कैबिनेट ने फैसला लिया, अब यूपी में डीजीपी पद की नियुक्ति सरकार की तरफ से गठित कमेटी करेगी। इसी फैसले पर अब राजनीति तेज हो गई है। ये अखिलेश यादव ने जो एक्स पर पोस्ट किया, कह रहे हैं व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं, कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम लेने की कोशिश तो नहीं। सुना किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं राज्य बीजेपी, केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व, उसी के बीच में फॉल्ट लाइन खोजने की अखिलेश यादव की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, ऐसा नजर आ रहा है उनके इस पोस्ट से। अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं, अखिलेश यादव को रह रहकर अपने कार्यकाल की याद सताती है। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार लोकतांत्रिक तरीके से आज चल रही है। मंत्रिमंडल से परामर्श भी करते हैं और संगठन के साथ भी परामर्श करते हैं, लेकिन निर्णय मुख्यमंत्री करते हैं। तो उत्तर प्रदेश डीजीपी चयन के लिए जो योगी सरकार ने फैसला लिया है, इसी पर और बातचीत करने के लिए वीरेश पांडे हमारे साथ इस समय मौजूद है, हमारे सहयोगी। वीरेश, इसके जरिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, राज्य बीजेपी नेतृत्व और केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व, उसी के बीच की जो दरार है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने चुटकी ली है और ये चुटकी लगभग 1 दर्जन बार से ज्यादा उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ली है। कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए उन्होंने बार बार कहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की बात करते हैं और अपने पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति नहीं कर पाते हैं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आपसी जो मनमुटाव है उसका ये परिणाम है। और कानून व्यवस्था की बात वो मुख्यमंत्री कैसे कर सकता है जो अस्थायी मुख्यमंत्री नहीं दे सकता है। तो ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था के सवाल पर सवाल उठाते रहे अखिलेश यादव। और जब पूर्णकालिक डीजीपी की बात आई है, कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य यानी योगी और मोदी के बीच और जो दूरियां खींचने की कोशिश और चुटकी लेने का काम अखिलेश यादव ने किया है, क्योंकि वो पूर्ववत पहले से करते रहे हैं और ये अवसर उनको प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो यूपी में पूर्णकालिक डीजीपी का अभाव पिछले 3 वर्षों से है। चौथे कार्यवाहक डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, विजय कुमार, आर.के. विश्वकर्मा, डी.एस. चौहान, प्रशांत कुमार, ये कार्यवाहक डीजीपी यूपी के रहे हैं। पिछले 3 साल से पूर्णकालिक डीजीपी यूपी को नहीं मिला है। ये सवाल बहुत उठता रहा है। यूपीएससी, केंद्र सरकार,
मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये वायुमंडल में इस तरह की बातें खींचतान की हमेशा से आती रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की पसंद की जो चॉइस है उसे केंद्र सरकार उस पर सहमति नहीं व्यक्त करता है। तो ऐसे में DS चौहान हो, RK विश्वकर्मा हो, विजय कुमार हो, प्रशांत कुमार हो, ऐसे नामों पर खुद मुहर योगी आदित्यनाथ लगा देते हैं और कार्यवाहक DGP के तौर पर उनसे काम लेते हैं, अपने पसंद के अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। और यही स्थिति तो यहाँ के मुख्य सचिव को लेकर भी थी। मुख्य सचिव को लेकर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तनातनी की व्यवस्था हमेशा रहती रही है। तो अखिलेश यादव ने उस पर चुटकी ली है। मुख्य विपक्षी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव हमेशा से हमलावर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक बार वही कामकाज को सिलसिला लेकर। उन्होंने फिर से कर दिखाया। बहुत शुक्रिया आपका वीरेश पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगली खबर का रुख कर रही हूँ। गुरुग्राम सोना रोड, यहाँ एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और पलट गई। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ ये गुरुग्राम सोना रोड पर। बेहद तेज रफ्तार गाड़ी थी, रफ्तार की वजह से ही बताया जा रहा है हादसा हुआ। ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया कार को। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, कितनी तेजी के साथ ये गाड़ी आ रही है, आप देखेंगे। और रफ्तार की वजह से ये गाड़ी जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई, पलट गई। इसकी चपेट में आकर 2 छात्रों की मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम सोना रोड पर यह हादसा हुआ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।